वही वेलकम टू जे क्लासेस मेट परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम। आज के लेक्चर में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे ये लेक्चर बस एक्स्ट्रा है। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, एंड में जब न्यूमेरिकल करा रहे थे तो उसमें साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और कुछ क्वेश्चन कराते टाइम आवाज़ वहाँ से चली गई थी। तो बस वो 2 ही 3 क्वेश्चन हैं जो लास्ट लेक्चर के रह गए थे कराते कराते, उसे बस हमें यहाँ पर बताना है। लाप्लास के ही हमने क्या करा था लास्ट में जब चल रहा था, तो क्या चीज़ हम पढ़ रहे थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है या कोई भी इक्वेशन दी है उससे हम कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं, या कोई नेटवर्क दिया हुआ है नेटवर्क से हम कैसे लाप्लास लिख सकते हैं या उसका इन्वर्स लाप्लास बना सकते हैं, या फिर हमें अगर कोई वेवफॉर्म दी है कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म देखकर हम कैसे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। और अगर हमें कॉम्प्लेक्स वेव से, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से, डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें लाप्लास लिखना आ गया या इन्वर्स लाप्लास लेना आ गया, तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो बस वहां पर हमने अपना लेक्चर छोड़ा था, उसके कुछ क्वेश्चन थे हमने करा दिए थे, लेकिन आवाज प्रॉब्लम की वजह से वो आपको शायद नहीं दिखेंगे उस लेक्चर में। तो आज वो बचे हुए क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। सिर्फ एक तरीके से ये एक्स्ट्रा लेक्चर इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है। और जो भी लाप्लास में 1-2 टर्म थी जो स्टार्टिंग में आरओसी के बारे में भी जिक्र करा था, तो हम थोड़ा बहुत आरओसी का यहाँ बता देंगे। अदरवाइज जब हम जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो जेट ट्रांसफॉर्म में स्पेशली आपके सिलेबस में आरओसी दिया हुआ है, इसलिए जेट ट्रांसफॉर्म में हम आरओसी को भी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लाप्लास में आरओसी होती है और आरओसी देखते हुए सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में आरओसी नहीं है लाप्लास में, इसलिए हमने क्या करा था लाप्लास में आपको आरओसी के बारे में डिटेल में नहीं बताया था। बस स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि लाप्लास में भी एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि लाप्लास किसी का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एंड में हम क्या कर देंगे आरओसी के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे और एक्सप्लेन करेंगे। मेन जो सारे पॉइंट्स बताएंगे, प्रॉपर्टी बताएंगे, वो सब किस में बताएंगे, वो हम बताएंगे जेट ट्रांसफॉर्म में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स वेव दी हुई है, कॉम्प्लेक्स वेव के थ्रू हम कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी सिस्टम का निकाल सकते हैं। तो वेव देखते हैं हम कौन कौन सी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सा इसका वेव का। ठीक है, ये इस तरीके से एक ट्रायंगुलर वेव दे दी और कहाँ है xt दे दिया, ये t यहाँ 0, थोड़ा साइड में सिग्नल ले। ठीक है, उस वाला जो पहले वाला सिग्नल था उसकी हम एक बार वेवफॉर्म पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, तो उस वाले की वेवफॉर्म नहीं लेते हैं, यहाँ इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। 0, 3, 5, कोई भी वैल्यूज हमने यहाँ ले ली, t xt, इस तरीके से वेवफॉर्म दे दी। वेवफॉर्म कोई भी हो सकती है, इस तरीके से हमें क्या दे दी, वेवफॉर्म दे दी। और अब क्या कहा है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग वेवफॉर्म। ये वेवफॉर्म दी हुई है, इसका क्या कहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बोल रखा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए पहले इसकी सिग्नल की वैल्यू लिखनी पड़ेगी xt की, ये हमने फर्स्ट यूनिट से ही सीखा था। तो xt यहाँ पर लिख लेंगे, xt के लिखने के बाद सिग्नल की वैल्यू लिखने के बाद उसका क्या निकाल देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो शॉर्टकट वाले मेथड से सिग्नल की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ 2 मेथड है हम पे सिग्नल की वैल्यू लिखने के, या तो क्या लिमिट लगाओ कि 0 से 5 की लिमिट लगाएंगे और उसमें ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखेंगे कि ट्राइंगल का कितना एरिया होता है और ट्राइंगल का एरिया निकाल के हम वैल्यू लिख लेंगे। या फिर हमें यहाँ क्या दिख रहा है, ये स्लोप दिख रहे हैं। स्लोप में हमने आर की फॉर्म में रैम्प सिग्नल जब पढ़ा था, तो रैम्प सिग्नल में हमने क्या निकालना सीखा था, डायरेक्ट वेवफॉर्म बनाना सीखा था। तो यहाँ भी हम रैम्प सिग्नल लगाकर
डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, xt की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर रैंप की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पर रैंप की वैल्यू कितनी है, ये हमें हाइट देनी चाहिए। ये हम हाइट यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं कि यहाँ हमने हाइट कितनी मान ली 3 है और 5 है 0 to 3, तो यहाँ 6 मान लेते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 2 कट गया। रैंप हमारा क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है जो रैंप होता है m, मतलब ये स्लोप जो होता है रैंप सिग्नल में, स्लोप हमारा क्या होता है m होता है tan थीटा। तो tan थीटा हमारा क्या होता है, ये जो हमारा हाइट है डिवाइड बाय जो बेस होता है, तो 6/3, तो हमारा यहाँ कितने का स्लोप आ गया 2 का आ गया। ये वाला स्लोप देखो, यहाँ भी हाइट कितनी है 6 की है और बेस कितना है 2 का है, तो 2/6, यहाँ 3 है और यहाँ फिर से स्लोप कितना है 0 का है। तो बस स्लोप हमें पता लग गया, अब हम इक्वेशन लिख देंगे। ये देखो यहाँ स्लोप चेंज हो रहा है, जब भी स्लोप चेंज होता है तो रैंप वाली इक्वेशन लिखी जाती है। जब भी स्लोप चेंज होता है तो रैंप के टर्म में इक्वेशन लिखी जाती है। आगे आती है स्लोप की वैल्यू। स्लोप यहाँ कितना है, जितना यहाँ पे स्लोप होता है माइनस कर दो पीछे वाले स्लोप को। यहाँ स्लोप कितना है 2, 2 - 0, तो स्लोप कितना आ गया 2। रैंप सिग्नल t इज इक्वल्स टू कितने पे है, ये t इज इक्वल्स टू 0 पे हुआ है। 0 से पहले और 0 के बाद ही तो स्लोप चेंज हुआ है, तो t इज इक्वल्स टू 0 पे 2 का स्लोप चेंज हुआ है, तो हमने t इज इक्वल्स टू ये लिख दिया। अब अगला स्लोप ये कहाँ तक था, ये 3 तक है। तो नेक्स्ट जो स्लोप चेंज हुआ है वो कितने पे हुआ है 3 पे हुआ है, तो r स्लोप चेंज होगा तो r ही लिखा जाएगा t - 3। t - 3 करेंगे तभी तो t इज इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये हमने टाइम शिफ्टिंग में बताया था। तो t - 3 लिख लिया। अब यहाँ कितने का स्लोप चेंज हुआ है, 3 के बाद स्लोप कितना है 3 का, 3 से पहले स्लोप कितना है 2 का, तो 3 - 2 कितना आ गया 1, 3 - 2 कितना आ गया +1, 3 में से 2 गया, यहाँ कितना आया प्लस के 1 आ गया। तो स्लोप चेंज हमने यहाँ भी लिख लिया। नेक्स्ट स्लोप कहाँ पे चेंज हुआ है r t - 5 पे, तो r t - 5 पे हमने स्लोप चेंज लिख लिया। यहाँ कितने का स्लोप चेंज हुआ है 0 - 3, यहाँ वाला स्लोप कितना है 0 का, यहाँ स्लोप कितना है 3 का, तो 0 - 3 कितना आ गया -3। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब बस इस इक्वेशन का क्या निकालना है, हमें क्या कहा था कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म थी ना ये, इस कॉम्प्लेक्स वेव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था। तो अब इसका हम क्या निकाल देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसका निकाल देंगे। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस 2RT को हम कितना भी लिख सकते हैं। चलो पहले इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। RT को कितना कहते हैं TUT, तो RT को हमने लिख लिया TUT। 1, यहाँ 1 का स्लोप था ना तो 1 लिख लिया था, वरना 1 लिखने की नीड भी नहीं है। RT - 3 को क्या कहते हैं T - 3 UT - 3, U में चेंज कर लिया हमने यूनिट में, 3 T - 5 UT - 5। अब इसका लाप्लास निकालो। अब इसका जब लाप्लास निकालेंगे तो कितना आ गया x ऑफ s 2 t डॉट यूटी का क्या होगा t डॉट यूटी, यूटी का कितना होता है हमारा 1/s होता है। जब t साथ में आ जाती है तो कितना आ जाता है स्क्वायर आ जाता है, तो 1/s स्क्वायर प्लस यूटी का कितना है टी यूटी का कितना है 1/s स्क्वायर है। लेकिन जब t - 3 होता है तो शिफ्टिंग आ जाती है, शिफ्टिंग कितने की है 3 की है। एस डोमेन में है ना, टाइम डोमेन से तो क्या आ जाएगा ऐसा आ जाएगा, माइनस की है तो यहाँ कितना आ गया प्लस का आ गया, लेकिन नीचे क्या आएगा स्क्वायर, फिर 3e⁵ डिवाइड बाय, तो 1/s² कॉमन ले लिया, आंसर हमारा ये आ गया 3/s² आ गया, e⁻3s आ गया 2/s²। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म या कोई भी वेव फॉर्म दी हो उससे कैसे लाप्लास निकाला जाता है वो चीज हमने यहाँ पर बता दिया। एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं कि अगर हमें वेव फॉर्म कॉम्प्लेक्स दे रखी है तो हम कैसे बना सकते हैं।
टी टी 0 3 2 3 2 4 ये कॉम्प्लेक्स वेव दी है और अब कहा है इस कॉम्प्लेक्स वेव का हमें क्या बनाना है, लाप्लास लिखना है। तो पहले तो इसकी वेव फॉर्म लिखो। जब हम इसकी वेव फॉर्म लिखेंगे, देखो यहाँ जो चेंज हुआ है, यहाँ स्लोप चेंज नहीं हुआ है, यहाँ तो स्टेप ही चेंज हुआ है। यहाँ कौन सा क्या चेंज हुआ है, स्टेप आया है। जब स्टेप आता है किसी फंक्शन में, किसी सिग्नल में, तो हम वहां क्या लिखते हैं, स्टेप वाला लिखते हैं। जब यहाँ स्टेप आया है तो स्टेप कितने पे आया है, t बराबर 0 पे आया है। कितने का आया है, जो स्टेप आया है यहाँ कितने का आया है, 3 का। और ये स्टेप जो आया है पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है ना, स्टेप जो गया है 0 to 3 गया है ऊपर की तरफ अबव डायरेक्शन में, तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब नेक्स्ट इस पॉइंट पे आए। जब हम इस पॉइंट पे आए तो हमने क्या देखा, यहाँ ये 0 चल रहा था ना, यहाँ कोई स्लोप थोड़ी था। स्लोप यहाँ कितना क्या था, 0 का स्लोप था। स्टेप में कोई भी स्लोप नहीं होता, खाली स्टेप चेंज होता है। तो 0 का स्लोप था, लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, स्लोप आ गया। अब यहाँ स्लोप कितने का आया, सेम, हाइट अपॉन बेस। तो अब ये ऊपर वाली हाइट भी यहाँ कुछ ना कुछ हमें माननी पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं ऊपर वाली हाइट यहाँ कितनी ले लेते हैं, 6 हो गई। तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई, 3। और ये बेस कितने का हो गया, 2। तो 2/3, 3/2 आ गया यहाँ। तो यहाँ हमारा स्लोप कितने का आ गया, 3/2 का आ गया। यहाँ हम कोई ऐसी क्वांटिटी भी ले सकते थे जो ये क्या होता, डिवाइडेबल होता। मतलब कि यहाँ हम क्या भी ले सकते थे, 9 भी ले सकते थे, या फिर 8 यहाँ पर ले सकते थे। 8 डिवाइड बाई 2 हो जाता तो 4 यहाँ पर आ जाता है, 6 डिवाइड बाई 2। 3 में उतना ही ऐड कर देते जितना ये क्या होता, डिवाइडेबल यहाँ पर रहता। तो 3/2 स्लोप आ गया। फिर ये स्लोप फिर से यहाँ कितने का है, 0 का। और फिर यहाँ कितना है, 0 का। तो अभी पहले इसको लिख लो, t इजिकल्स टू 2 पे। t इजिकल्स टू 2 पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्या आया है, रैंप आया है। रैंप आया है तो ये वाला स्लोप माइनस ये 3/2 माइनस 0 कितना आ गया, प्लस का 3/2 आ गया। कौन सा सिग्नल, रैंप। कितने पे आया है रैंप सिग्नल इस बार, 2 पे। तो t-2, ठीक है। नेक्स्ट 3/2 से फिर से स्लोप चेंज हुआ है ना, क्योंकि यूनिट स्टेप का जो स्लोप है वो कितना है, 0 का है। यूनिट का स्लोप कितना है, 0 का। जबकि उससे पहले वाला स्लोप कितना है, 3/2 का। तो यहाँ पर भी RT की भी वैल्यू लिखेंगे। तो RT की जो वैल्यू आएगी 0 - 3/2, तो -3/2 RT-4। फिर यहाँ पर स्टेप चेंज भी हुआ है। स्टेप चेंज कितने का हुआ है, देखो ये रहा स्टेप और यहाँ गया 0 से 0। जब भी वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन 0 ही स्लोप यहाँ था, 0 ही स्टेप यहाँ था। स्टेप चेंज में कोई भी स्लोप नहीं होता है, रैंप में खाली स्लोप होता है। तो यहाँ देखो ये स्टेप, इस वाले पॉइंट पर स्लोप भी बदल रहा है और स्टेप भी चेंज हो रहा है। कोई बच्चा कहेगा स्टेप कैसे चेंज हो रहा है, देखो ये पहले ऐसे आया फिर ऐसे गया सिग्नल ऐसे आके ऐसे हुआ। तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल में या वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल में ऐसे चेंज करती है, स्ट्रेट लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप चेंज बोलते हैं। यही तो होता है स्टेप चेंज। तो यहाँ हमारा क्या भी हुआ है, स्टेप चेंज भी हुआ है। तो हम t बराबर 4 पे किसकी वैल्यू भी लिखेंगे, स्टेप चेंज की। कितना स्टेप चेंज हुआ है, कहाँ से नीचे आया है, ये सीधा 6 से 6 से 0 पे आया है, फिर सीधे गया है। और कहाँ आया है, नीचे। जब भी नीचे आता है तो माइनस में वैल्यू लेते हैं, अबव जाता है तो प्लस में वैल्यू लेते हैं, -6 RT-4। बस u वालों का तो डायरेक्ट लाप्लास लिख दोगे। किसका लाप्लास लिखने में यहाँ हार्ड पड़ेगा, r का। तो r को किस में चेंज करो, r को u में चेंज कर लो। सॉरी, ये तो यूनिट ही था। ये वाला तो यूनिट ही था, 6 स्टेप का यूनिट चेंज आया था। तो 6ut-4, 3/2t-4 ut-4। अब बस इसका क्या ले लो, लाप्लास ले लो।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस, 3ut का कितना हो गया 3/s, 3/2, पीछे भी ut था या tut था, tut था, 3/s। अब इसका ut है तो इसका मतलब एस स्क्वायर तो आएगा ही, लेकिन शिफ्टिंग भी है तो e की पावर 2s भी आ गया, माइनस 3/2, एस स्क्वायर तो आएगा ही, शिफ्टिंग भी है 4s माइनस 6, ऐसे ही आएगा केवल, क्योंकि टी यू टी नहीं है, खाली यू टी है। ये हो गया हमारा आंसर। जितना कॉमन, अगर कहीं से कॉमन आ सकता है, जैसे इसमें तो 3/s कॉमन आ रहा है, चाहे यहाँ छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर कभी भी मैथ्स में हो कहीं भी हो, जितनी चीज हमारी क्या हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है, आंसर जितना सॉल्व होके बिल्कुल छोटा आंसर बन सकता है, क्वेश्चन को हमेशा वहां तक सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में कहीं भाई क्वेश्चन बीच में नहीं छोड़ते हैं, जहां क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो सकता है उससे आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, वहां पे जाके आंसर को छोड़ा जाता है। समझाने के लिए यहाँ पे कह देते क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, खत्म, 1+। ये आंसर आ गया। ऊपर से तो हमने कंप्लीट में से 3 ले लिया और नीचे से हमने कितना ले लिया, s कॉमन ले लिया, तो हमारा पार्ट इतना बचा, तो आंसर कितना आ गया 3/s प्लस 3 e की पावर, इसे 1.5 भी ऊपर करके भी लिख सकते थे, s स्क्वायर में आ गया, फिर माइनस 1.5 e की पावर 4s, और फिर हमारा 6 e की पावर माइनस 4s। ये सारी हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल गई है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख ली। अच्छा, इसमें एक चीज शायद हमने TUT 3ut t-2 t-2 ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई, xt एक्सेस ये सब लिख। अच्छा, यहाँ पर माइनस है, जब टाइम शिफ्टिंग से ई में लाते हैं तो माइनस लगाते हैं, ई से टाइम शिफ्टिंग में जाते हैं तो माइनस नहीं लगाते हैं, ये गड़बड़ी हो गई। अच्छा, यहाँ भी कर दी होगी फिर तो ये टाइम से ई की पावर में जाते हैं तो माइनस साइन लगता है, और जब ई की पावर की मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लीकेशन विद एनी सिग्नल, और फिर जब लाप्लास करते हैं तब वहां पर हमारा क्या होता है, सिग्नल चेंज हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे चेंज होता है लाप्लास में, लेकिन टाइम शिफ्टिंग के बाद अगर लाप्लास करते हैं तो सिंबल हमारा क्या रहता है, सेम, जो यहाँ होगा वही रहेगा, ठीक है। अब ये कंप्लीटली ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो चाहे आप सॉल्व कर लेना, हम बस थोड़ा सा बता देंगे उसको। अगर कोई हमारा सिग्नल ऐसे है, मान लो इस तरीके से कोई सिग्नल हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू भी लिख लेते हैं, चलो 1 -2 3 xt 1 2 3 t। ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसे भी सॉल्व करना है। इसको अब आप घर से करके देखना कि आपसे ये होता है या नहीं होता है। इसकी क्या लिखनी है, कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म बनानी है, मतलब पहले वेवफॉर्म
वेव फॉर्म दे रखी है, पहले इसकी सिग्नल की वैल्यू लिखनी है, सिग्नल की वैल्यू लिखने के बाद इसका क्या कर देना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देना है। ठीक है, जब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे, मैं बस शॉर्ट में लिख रही हूँ, फिर आप खुद इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेना। एक्स टी इज इक्वल्स टू यू टी -1 t -2 लो, मैंने कर ही दिया पूरा। बस अब समझना आपको है कि ये कैसे करा है। सब बच्चे ट्राई करेंगे, मैंने बस शॉर्ट में जल्दी से कर दिया इसे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी निकाल रही हूँ। लो, क्वेश्चन हो गया 2 मिनट में। ठीक है, ये हमें क्या दिया है, कोई कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म, और उसका हमें क्या निकालना था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, चाहे 1/s कॉमन लिख लो, 1 - 3 की पावर -s प्लस 5 e की पावर -2s माइनस 3 की पावर -3s, हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे ही चलती जाएगी, मान लो ये वेव दिया है और ये वेव क्या हो रही है, ऐसे ही चलती हुई यहाँ पर जा रही है। और ऐसे लिखा है एक्स टी और टी, और ये वैल्यू दी है ए, देख लेते हैं कितनी वैल्यू दी है, ए 2a 3a, ए 2a 3a 4a, यहाँ दे रखा है 1 और यहाँ दे रखा है -1, और क्या कहा है, ये कोई नॉन साइनोसोडल वेव दे रखी है और ये कहा है इस नॉन साइनोसोइडल वेव का क्या निकालो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। देखो, इसको करने का एक शॉर्टकट भी है, या तो सेम वही मेथड जो अभी तक हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, u क्या लिखेंगे इसका, एक तरीका जो हम बता रहे हैं कि ऐसे लिख लेना, अगर ऐसे लिखते हैं, एक स्टेप चेंज आया u ऑफ t, फिर 2 स्टेप नीचे गया 2u t ऑफ -a, फिर 2 स्टेप ऊपर गया 2u ऑफ t -2a, फिर 2 स्टेप नीचे आया, यही तो हो रहा है। अब यहां से शुरुआत करी थी, यहां से तो एक स्टेप ऊपर गया था, अगर यहां से शुरुआत करी थी तो कितने स्टेप ऊपर गया था, एक स्टेप गिर गया था। लेकिन अब उसके बाद, और अगर कोई कह रहा है यहीं से शुरुआत करी थी तो 2 स्टेप ऊपर 2 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर 2 स्टेप नीचे, इस तरीके से ये चल रहा है। यहां तक मैंने लिख लिया, मैंने इसे कहां तक लिख लिया, -3a तक लिख लिया, और ये ऐसे ही आगे जा सकता है। यहाँ मैंने यहाँ शॉर्ट में छोड़ दिया था ना, मैं इसे बीच में ना छोड़ के ऐसे छोड़ रही हूँ ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, इसलिए ऐसे। अब कोई भी यहाँ पर 4a पर इसे नहीं लिखेगा, क्योंकि जब 3a पे लिख लिया, 3 के बाद फिर देखा एक स्टेप गया और वो इस एक स्टेप ऊपर गया और फिर सीधे गया। अब हमें सीधे वाला तो पता नहीं ना वो स्टेप कहाँ तक जाएगा, तो ऐसे ही डॉटेड डॉटेड आती रहेगी ना। अगली वाली भी एक स्टेप गया, कोई बच्चा अगर लिखना चाहे लिख लो, पर फिर उसके बाद क्या करोगे, 4a, ये तो ऐसे ही चलती जाएगी ना। तो इसका मतलब ये वाली वेव कौन सी है, पीरियोडिक वेव। पीरियोडिक वेव कैसे, देखो ए टाइम के बाद ए,
फिर ए टाइम के बाद रिपीट, ए टाइम के बाद, हर 2a टाइम के बाद वेव सेम रिपीट हो रही है, या ए टाइम के बाद जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये एक हमारी है तो साइनसोइडल नहीं है, नॉन साइनसोइडल है, लेकिन कैसी वेव है, पीरियोडिक वेव है। तो पीरियोडिक वेव में क्या होता है, एक शॉर्टकट भी होता है। पीरियोडिक वेव का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर कहीं भी हमें पीरियोडिक वेव दिखती है, हम उसका क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है फॉर्मूला यही नहीं याद रहता, ऐसे ही सॉल्व करना और ऐसे ही लिख देना, और यूटी का लिखना 1/s, 1/s, 1/s सारे में से क्या आएगा, कॉमन आएगा। अगर इसका मैं अब लाप्लास लूं, फॉर्मूला बिल्कुल मैं एंड में बताऊंगी, जो निकल के आएगा ना वो ही फॉर्मूला है शॉर्टकट का। पीरियोडिक, नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक वेव अगर आ जाती है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा होता है, हम बता देंगे क्या होता है, पर पहले लिख के बताते हैं। देखो 1/s आएगा यहाँ, माइनस 2/s प्लस 2/s माइनस 2/s प्लस, अगर कोई बच्चा देखे तो ये मैथ्स में पढ़ी होगी एक इक्वेशन कहीं कि अगर 1/s कॉमन ले लूं, 1/s के बाद 1 माइनस 2e की पावर ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है। ये कौन सी सीरीज है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है। और कहीं पर कोई एक्सपोनेंशियल सीरीज आती है तो उसको डायरेक्ट लिखने का एक क्या होता है, मेथड होता है। तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, एक एक्सपोनेंशियल सीरीज में भी इसे हम लिख सकते हैं। 1/s यहाँ पर आ गया है, 1/s लिखने के बाद ये वाला जो फंक्शन है, इसको 1/s लिखने के बाद हम इसे क्या भी कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं 1 माइनस e की पावर as, जो कि यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर क्या चलता हुआ जा रहा है, ये सब एस भी तो था, as सबके साथ लिखा था, ए यहाँ भी लिख दिया। तो ये जो हमारा सॉल्व होके अब आता है एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये पूरी पीरियोडिक थी, तो थोड़ा इसमें चेंज, मतलब इसमें एक वैल्यू अब आ रही है, एक डाउन आ रही है, अब आ रही है, डाउन आ रही है, तो इसे हम क्या भी लिख सकते हैं, 1/s डिवाइड बाय 1 माइनस ई की पावर, कितनी पावर जो आगे रिपीट हो रही है, कितना कितना चेंज आ रहा है, वो चेंज हमारा आ रहा है 2as का। तो इसे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर 2as, और ऊपर as वाली चलती चली जाएगी, तो as का होल स्क्वायर। ये हम इसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के टर्म से लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू ऐसे ना होके ऐसे पीरियोडिक होती, अगर ये वाली वैल्यू ऐसे ना होके क्या होती, इस तरीके से पीरियोडिक होती, तो इसके लिखने का क्या मेथड होता है, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस ts। तब ये नॉन पीरियोडिक वेव, पीरियोडिक नॉन साइनसोइडल वेव का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा ये होता है 1/1 माइनस ई की पावर माइनस ts। इस तरीके से उस पूरी वेव को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, जो इतना वाला पार्ट था, इस पार्ट को तो अलग लिखा है, जो 2 की पावर में सारा चल रहा है, मतलब 2 कॉमन लेके चल रहा है, उस वाले पार्ट को सारे को क्या करा, अलग लिख लिया। तो उसका फॉर्मूला हमने अलग लिखा और दूसरे वाले पार्ट का अलग लिखा। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जितने भी हमने सॉल्यूशन देखे, ये एक थ्योरम है। जब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की हमने थ्योरम लिखी थी, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में एक हमारा क्या होता है, ये डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में यहाँ पर हम पीरियोडिक फंक्शन अगर कहीं भी आ जाता है, तो पीरियोडिक फंक्शन में क्या करना है, केवल 1/1 माइनस ई की पावर माइनस ts लिखते हैं। उसके बाद इसको लिखने के बाद, चाहे हमें वेव कोई भी नहीं भी दी है, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस ts लिखेंगे इनटू फंक्शन ऑफ
एक्स ऑफ एस कर देंगे। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो देखो हमने क्या करा, सेम 1/1 माइनस ई की पावर माइनस टी एस, ये रहा 1/1 माइनस ई की पावर माइनस टी एस। टी एस में हमें पता है कि 2a यहाँ पर क्या होता जाएगा, एक एक ए एस इसमें ऐड होता जाएगा, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद एक्सेस निकालना है इस फंक्शन का, जो भी हमारा एक्सेस आता है, एक्सेस हमारा क्या हो रहा है 1/s 1 माइनस ई की पावर ए एस बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसे सॉल्व करने का, नॉन पीरियोडिक वेव को सॉल्व करने का, मतलब नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक वेव को सॉल्व करने का। यहाँ लिख लो नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन के लिए ये हमारी क्या होती है, ये एक थ्योरम होती है हमारी। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है जिसमें f1 f2 f3 बहुत सारे क्या है सेम हमारे निकल के आते हैं, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, किसी भी एक का जो पहला वाला फंक्शन हमारा आएगा, कोई भी एक फंक्शन का उसका लाप्लास ले लेना है। पहले वाले फंक्शन का हम जो लाप्लास लेंगे उसको वैसे ही रख देना है x1s, चाहे यहाँ x1s लिख लो, कि जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका लाप्लास ऐसे ही रख देना है। उसके बाद 1/1 माइनस ई की पावर माइनस टी एस से उसकी वैल्यू क्या कर देनी है, यहाँ पर लिख देनी है। तो जो पहला वाला फंक्शन हमारा आएगा f1s का जो पूरे का लाप्लास लेंगे वो हमारा कितना आएगा 1 माइनस अब तुम्हें सबको सॉल्व करके किससे दिखा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से। देखो यही निकल के आएगा आखिरी में, ये वेव थी पूरी। इस वेव में जो पहला है फर्स्ट वेव मतलब एक पीरियड, वो एक पीरियड कहां से कहां तक का है, ये एक पीरियड है ना। वेव यहां से गई और यहां लौट गई, फिर वेव यहां से गई यहां लौटी, फिर वेव यहां से गई यहां लौटी, तो ये एक पीरियड है ना, तो हमारी ये पीरियोडिक वेव है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना आना चाहिए पीरियोडिक फंक्शन के लिए, ये ही लिखना है फॉर्मूला, बिल्कुल ऐसी का ऐसी फॉर्मूला लिखना है 1/1 माइनस ई की पावर माइनस टी एस। तो सबको ऐसे ही नोट करना है 1/1 माइनस ई की पावर माइनस टी एस, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस टी एस। टाइम पीरियड हम पे कितना है, टाइम पीरियड हम पे है 2a का। अभी नीचे बताया था ना कि हमें पता है ए ऐड हो रहा है, तो a प्लस a कितना हो गया 2a हो गया, तो टाइम पीरियड कितना है 2a का, तो माइनस 2a हो गया टाइम पीरियड इनटू s। बस लाप्लास ऑफ पहला वाला फंक्शन, लाप्लास ऑफ पहला वाला फंक्शन x1s लिखा है ना, तो बस जो पहली वाली वेव है एक, उसका लाप्लास लो, बाकी तो हमें पता है वही आने वाला है, तो रिपीटेशन हमने लिख ही दी है। तो इतने का लाप्लास हमारा क्या था, ये था ना, और इसका लाप्लास कितना था, इसका तो था 1/s और इसका क्या था माइनस 2/s ई की पावर माइनस as, यही तो था। देखो 1/s माइनस 2/s ई की पावर माइनस as, ये था यहाँ पर, तो यही चीज अब यहाँ पर लिख लो 1/s माइनस 2/s ई की पावर माइनस as। इस वाली वेव का हमने क्या लिख लिया, लाप्लास यहाँ पर लिख लिया 1/s माइनस 2 ई की पावर माइनस as हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो बस यही चीज अब आंसर में लिख दो, एक स्टेप। अच्छा जब 2a तक लिखेंगे, जब यहाँ 2a तक लिखेंगे तो एक ही स्टेप जाएगा। ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, कभी कोई सोचो ये शॉर्टकट के लिए कर रहे हैं आप, जो पहला तरीका था एग्जैक्ट सेम है, जिसे एक्सपोनेंशियल सीरीज सॉल्व करना आता है वो यही लाएगा एंड में। अब इसका खाली यहां तक का करना है, जब यहां तक का करना है तो क्या आएगा ut किस पर 0 पर और t माइनस a
ए प्लस 1 यू टी माइनस 2a। बस इतने को यहाँ सॉल्व करना है और यही चीज यहाँ पर क्या करनी है, लिखनी है। इतना हमने लिख दिया, ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लिख दिया। जब इस वाली सीरीज को सॉल्व करा तो यहाँ पर क्या आ जाता है, e की पावर माइनस ए एस है, e की पावर माइनस 2as है। या तो इसे शॉर्ट में करके इन्होंने लिख दिया है। तो ये इसी तरीके से सीरीज आएगी 1 माइनस e की पावर माइनस ए एस, e की पावर 2as, e की पावर 3as। तो इस पूरे को क्या करके लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। तो 1/s बाहर आ गया, 1 माइनस e की पावर माइनस 2as ऐसे हमने लिख लिया। अब इसको क्या करना है, जो भी पहले वाले उसका जो हमने मतलब पहला फंक्शन लिया था उसका हमने लाप्लास लिया था, उसे हमें ऐसी क्या ऐसी लिख देना है जो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। तो इसकी जो वैल्यू निकली थी 0 से 2a तक, वो ये वाली निकली है। तो इसे ऐसी का ऐसी यहाँ पर लिख दो। चाहे तो इसे ऐसी का ऐसी लिख दो, या इसे हम क्या भी लिख सकते हैं, 1 माइनस e की पावर ये इसका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला 1 माइनस e की पावर माइनस ए एस का होल स्क्वायर, वो किसके लिए लिखा, इस सीरीज के लिए, एक्सपोनेंशियल सीरीज का 1/s जो कॉमन था, और ये वाला फंक्शन यहाँ से। सिर्फ हमें एक फंक्शन का लाप्लास निकालना है, पूरे फंक्शन के लाप्लास निकालने की कोई नीड नहीं है। बस सबको ये देखना है कि वो एक फंक्शन कहाँ तक है। एक फंक्शन मतलब एक पीरियड। पहला फंक्शन x1s का मतलब क्या है, एक पीरियड से है। जो हमारा एक पीरियड हमने यहाँ पर लिया है, तो हमने एक पीरियड यहाँ कितने का लिया है, 2a टाइम्स का लिया है। तो हमें यहाँ कहाँ तक का लाप्लास लेना है, पूरा 0 से लेकर 2a तक का लाप्लास लेना है। तो जब 0 से 2a तक का लाप्लास लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस ए एस का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतनी वेव का, चाहे इतनी वेव का हम कहीं अलग से भी लाप्लास लेके दिखा सकते हैं, तो यही निकलेगा उसका लाप्लास। चाहे आंसर यहाँ छोड़ दो, किसी को अगर ये एक्सपेंशन याद नहीं है तो आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ये भी हमारा क्या आएगा, बिल्कुल ठीक वैल्यू ये भी यहाँ पर निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ लाप्लास हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं अपना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल लाप्लास यहाँ पर खत्म हो गया। अब लाप्लास में एक चीज आपको और बता देते हैं, एक्स्ट्रा चीज, ROC। ROC हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये हमारी क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए जरूरी कंडीशन, एक तरीके से ये भी कह सकते हो। या ये बताता है जो हमारा सिग्मा है, हमने क्या कहा था कि जो s इज इक्वल्स टू होता है वो सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, जहां सिग्मा हमारा कौन सा है, रियल वाला पार्ट होता है। अब ये पॉजिटिव है निगेटिव है पता नहीं, बस सिग्मा हमारा क्या होता है, रियल पार्ट हमारा होता है, ओमेगा हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। इसमें अगर हम सिग्मा की वैल्यू निकाल लें या हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लें, सिग्मा ही हमारा क्या बताता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में बताता है। अगर हम सिग्मा की वैल्यू या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लें तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, जैसे कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं है, कॉजल है या नहीं है, या सिस्टम हमारा एंटी कॉजल है, ये हम बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि इस फंक्शन का लाप्लास होगा भी या नहीं होगा। ये सारी चीज हम ROC के थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर मान लो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो और आपको पता नहीं है कि इसका लाप्लास निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो सबसे अच्छा तरीका होता है ROC फाइंड आउट करने का। अगर हम ROC फाइंड आउट कर रहे हैं और ROC फाइंड आउट करने के बाद हमें ये पता लगता है कि दो अलग अलग ROC निकल रहे हैं और दो ROC आपस में कहीं भी एक दूसरे को क्या नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दो ROC में कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो इजीली पता लग जाता है कि उस चीज का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल ही नहीं सकता।
अगर हम आरओसी निकाल रहे हैं और हमें 2 आरओसी मिली, सिग्मा की 2 वैल्यू मिली और उससे हमने आरओसी ड्रॉ कर लिया, और आरओसी ड्रॉ करने पर हमें पता लगा कि दोनों आरओसी एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रही, मिक्स नहीं हो रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो हम बता देते हैं कि वहां लाप्लास नहीं निकलता है। ठीक है। सेकंड चीज, हम इससे रेंज भी बता देते हैं। इससे हम क्या बता देते हैं कि लाप्लास हमारा कहाँ से कहाँ तक की रेंज में है और हमारा किस किस चीज का लाप्लास निकल सकता है। जैसे देखो यहाँ पर हम ये भी बता देते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो एब्सोल्युटली, सिस्टम हमारा या जो सिग्नल या जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है या एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं हुआ तो भी हमें पता लग जाता है कि हाँ इसका लाप्लास नहीं होने का, ऐसी कंडीशन पता लग जाती है। ऐसी फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी पता लग जाता है कि अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब क्या है कि उसका क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसका हो जाएगा, ये कंडीशन होती है। अब देखो जब हम लाप्लास पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था बोथ साइडेड सिग्नल के लिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये कंडीशन थी कि जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हमारी कंडीशन क्या थी कि जो उसकी वैल्यू आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। सेम आरओसी के लिए भी यही है कि आरओसी हमारा क्या होता है कि इसमें सिग्मा की एक वैल्यू आती है, मतलब आरओसी हमारा डिफाइन करते हैं किसके लिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए, जिसमें सिग्मा हमारा क्या होता है, एक रियल वैल्यू होता है। और हम क्या देखते हैं कि जो सिग्मा की वैल्यू आए वो कैसी आए, फाइनाइट आए, ताकि जिससे हमें पता लगे हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, फाइनाइट आए और माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में आए, इन्फिनिटी तक ना जाए, तो उससे हमें पता लगता है कि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म उस फंक्शन का क्या हो सकता है, निकाला जा सकता है, या फाइनाइट रेंज में हमारी वो आता है। ये हम किसके बारे में कह रहे हैं, आरओसी के बारे में ये हम कह रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन भी लिखनी है, वैसे तो डेफिनेशन इतनी तुम्हारी यूज इसमें होगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी है तो हम इसे क्या कहते हैं, आरओसी। आरओसी की क्या है डेफिनेशन, इट इज अ रेंज ऑफ, डेफिनेशन तुम्हें बता रहे हैं कि आरओसी की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस इन एस प्लेन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस इन एस प्लेन फॉर विच लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज फाइनाइट और कन्वर्जेंट। क्या है ये, रेंज है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को क्या कहा है कि एक रेंज है, किसमें, एस प्लेन में। एस प्लेन हमने बताया था कि एस प्लेन ऐसे होता है ना, जे ओमेगा और सिग्मा, क्योंकि जो एस होता है एस बराबर क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारी क्या है, ये हमारी, इट इज द रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस इन एस प्लेन वेयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिस्टम इज फाइनाइट और कन्वर्जेंट। उस रेंज के अंदर हम बताते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। अगर इस रेंज से बाहर, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में बता रहे हैं, अगर इस रेंज से बाहर कोई वैल्यू आती है तो उससे हम बता देते हैं कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, नहीं निकाला जा सकता है। तो ऐसे ही हम इसे सॉल्व करके बता देते हैं कि हमने अगर e की पावर xt ऐसे लिख लिया तो इस कंडीशन में हम कैसे भी निकालते हैं इसे कि आरओसी को हम कैसे भी कम कर लेते हैं, ये भी कह देते हैं कि xt e की पावर माइनस s अब इसे अलग अलग लिख लो। अब इसे e की पावर j ओमेगा t को इसके साथ लिखो और इसे किसी एक फंक्शन का लाप्लास मान लो कि हमारा कोई एक फंक्शन है, उसका हमारा क्या हो गया, ये लाप्लास हो गया, या फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमने निकाली थी वो वैल्यू। तो ये हमारा हो गया आरओसी के लिए कंडीशन कि हम ये कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी से छोटी छोटी होनी चाहिए, इन्फिनिटी के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या निकाल लेते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, आरओसी की वैल्यू या रेंज निकाल लेते हैं किसी भी सिस्टम की। तो कोई भी फंक्शन अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम सिग्मा की वैल्यू इससे कंपेयर करके, ये इक्वेशन है, इससे कंपेयर करके हम सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे
कि हम ये बताते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें निकालना है तो उस कंडीशन में मान लो हमारा सिस्टम यही की पावर -80 यूटी, और इसका हमें कहा है कि रेंज ऑफ कन्वर्जन आरओसी की वैल्यू निकालो। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? आरओसी या सिग्मा की वैल्यू निकालनी है कि सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा निकल जाता है उसी से हमारा क्या निकल जाता है? आरओसी निकल जाता है। तो हम इसे कंपेयर करेंगे अपनी इस वाली वैल्यू से। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं? यूटी की वैल्यू 1 फॉर 0 टू ग्रेटर देन 1, तो 0 टू इन्फिनिटी में यूटी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये वैल्यू निकल के आ गई। इसका अगर इंटीग्रेशन आप करते हो तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या निकल के आती है? बाय चांस अगर इंटीग्रेशन करते हो उस कंडीशन में, ये निकल के आती है। अब जो नीचे वाली वैल्यू है इसे कंपेयर कर दो। हमें पता है, हमने कहा क्या है? 0 टू इन्फिनिटी के अंदर है, तो माइनस सिग्मा प्लस ए 0 टू इन्फिनिटी के अंदर है, मतलब 0 से बड़ा है, तो सिग्मा प्लस ए क्या होगा? 0 से छोटा। माइनस सिग्मा प्लस ए 0 से बड़ा है, तो सिग्मा प्लस ए क्या होगा? 0 से छोटा। या माइनस सिग्मा ए प्लस, दो तरीके हैं इसे लिखने के, ऐसे भी लिख सकते हो। तो माइनस में साइन क्या हो जाता है? इसका चेंज हो जाता है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या आ गया? फिर से हमारी ए की वैल्यू कहाँ चली जाएगी? दूसरी वाली साइड चली जाएगी। अगर ए की वैल्यू दूसरी वाली साइड जाएगी तो ए हमारा यहाँ, मतलब जो ए की वैल्यू दूसरी वाली साइड जाएगी तो माइनस ए आ जाएगा। तो सिग्मा यहाँ पर कितना आएगा? सिग्मा की वैल्यू अगर यहाँ देखोगे तो हमें यहाँ पता लग गया कि जो सिग्मा है रियल वेरिएबल है, रियल वेरिएबल सिग्मा की वैल्यू हमारी कितनी आती है? माइनस ए से लेस देन आती है। अगर अब इसका हम आरओसी के लिए ड्रॉ करना चाहें, इसकी हम क्या ड्रॉ करना चाहें? अगर आरओसी हम इसकी ड्रॉ करना चाहें तो हम कैसे ड्रॉ इसकी कर सकते हैं? रीजन ऑफ कन्वर्जन हम इसका कैसे बता सकते हैं? ये सिग्मा की वैल्यू है, ये जे ओमेगा है। सिग्मा हमारा माइनस ए से छोटा है, माइनस ए कहीं यहीं तो होगा, प्लस ए कहीं यहां होगा। तो माइनस ए से सिग्मा क्या है? छोटा है। छोटा का मतलब क्या है? अगर माइनस ए से बड़ा होता तो यहां होता ना। माइनस ए से छोटा का मतलब क्या है? कि ये माइनस ए यहाँ है कुछ, और माइनस ए से छोटा मतलब सिग्मा की वैल्यू यहाँ। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो आरओसी है वो आरओसी हमारी कहाँ होगी? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारा कहाँ है? यहाँ है, इधर की तरफ। इस वाले प्लेन को क्या बोलते हैं? ये है एस प्लेन का लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, और ये राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो जब हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो लेफ्ट पोल होता है इधर की तरफ, इसके इस तरफ होता है तो इसे लेफ्ट साइडेड बोलते हैं। इस तरफ होता है तो इसे क्या बोलते हैं? राइट साइडेड बोलते हैं। ये पोल देखो सबसे लेफ्ट में है ना, ये वाला पोल सबसे लेफ्ट में है, तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ जो हमारी आरओसी है वो कहाँ लाई कर रही है? वो जो बिल्कुल लेफ्ट पोल है, लेफ्ट पोल के लेफ्ट में लाई कर रही है। जब भी हमारी आरओसी लेफ्ट पोल के लेफ्ट साइड में लाई करती है तो उसे बोलते हैं लेफ्ट साइडेड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइडेड सिग्नल या फिर लेफ्ट साइडेड आरओसी, यहाँ पर हमें उसे बोल देते हैं। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में ये हमें चीज पता लग गई। अब इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका, ये तो था पूरा एक्सप्लेन करके। डायरेक्टली अब आपको एक मेथड बताते हैं कि माइनस साइन ए का ऐसे ही लो, और यहाँ यूटी देखो, बस यहाँ हमें क्या देखना है? केवल यूटी देखना है। यूटी को देखने के साथ ही हम इसे क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली यहाँ पर इसकी वैल्यू बता सकते हैं। अब देखो यहाँ हमने 0 टू इन्फिनिटी कहा था, 0 टू इन्फिनिटी माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया था? सिग्मा प्लस ए हमारा क्या था? 0 से बड़े पे आया था, और यहाँ लेकिन हमारा क्या है? माइनस सिग्मा प्लस ए आया है। माइनस सिग्मा प्लस ए हमारा किस पे आया? 0 से बड़े पे। जब ए हमारा यहाँ गया तो ए किसका हो गया? माइनस का हो गया। अच्छा, यहाँ माइनस का साइन चेंज होने पर सिग्मा बड़ा आ जाएगा।
यहां हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, इज लेस देन 0, सिग्मा की वैल्यू माइनस ए वहां गई, सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस ए, ये चीज हम यहाँ कह सकते हैं। अब हमें सिर्फ क्या चीज इसमें देखनी है, इसका जो शॉर्टकट निकालने का है वो क्या है, यूटी को देखते हुए। इसका शॉर्टकट निकालने का क्या है, यूटी को देखते हुए इसका शॉर्टकट होता है। हमें ये देखना है कि यूटी हमारा क्या है, यूटी हमारा निगेटिव है या यूटी हमारा पॉजिटिव है। सिर्फ हमें ये चीज देखनी है आरओसी को फाइंड आउट करने के लिए। अगर यूटी पॉजिटिव है तो साइन लेना है ग्रेटर का, अगर यूटी निगेटिव है, यू ऑफ माइनस टी है, तो साइन लेना है किसका, लेसर का। अगर यू ऑफ टी पॉजिटिव है तो साइन लेना है ग्रेटर का, यू ऑफ टी नेगेटिव है तो साइन लेना है लेसर का। और देखना है बस ई की पावर में क्या है, तो ई की पावर में क्या है, ए है, तो सिग्मा, और यूटी किसका है, पॉजिटिव है, इज ग्रेटर देन माइनस ए। ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या आएगा, सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस ए आएगा। बस यही यहाँ पर माइनस, जब यहाँ पर गया ए माइनस का गया तो ये साइन फिर से हमारा चेंज होगा माइनस जाने पे। वो अगर यहाँ क्वेश्चन होता, यहाँ हमारा क्वेश्चन होता ई की पावर माइनस 5t यू ऑफ माइनस टी, इसकी आरओसी निकालने को कहते हैं कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है या राइट साइडेड सिग्नल है, बताओ। तो इसकी आरओसी कैसे निकलती है, देखो ए कितना है -5, यू ऑफ टी कितना है -t, तो ये हो गया डायरेक्ट कि सिग्मा इज लेस देन -5t। तो सिग्मा -5t से छोटा है, तो -5 अगर यहाँ है तो जो इसकी आरओसी आएगी वो इधर आएगी, निकल गई रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अगर ये हमारा क्या होता, ये सिग्नल कौन सा हुआ, लेफ्ट साइडेड, सिग्नल कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर यहीं पे होता है ई की पावर -5t ut, तो हम क्या लिख सकते थे, सिग्मा इज ग्रेटर देन -5। यहाँ क्या लिखते, सिग्मा इज ग्रेटर देन -5। अगर ut यहाँ किसका होता, प्लस का होता। अब हमें -5 से बड़ा बताना है, ये -5 से बड़ा, तो अब जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता वो कहाँ होता, इधर की तरफ होता। ये वाला जो सिग्नल होता वो कौन सा होता, राइट साइडेड सिग्नल। राइट की तरफ जा रही है आरओसी तो राइट साइडेड, लेफ्ट की तरफ जा रही है तो लेफ्ट साइडेड। सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, वो क्या है, अगर क्वेश्चन दो के बीच में होता, दो वैल्यू आती सिग्मा की, मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, ई की पावर -5t ut प्लस ई की पावर 5t, इस तरीके से सिग्नल होता। तो देखो इसके लिए तो सिग्मा क्या है, इसके लिए तो सिग्मा है ग्रेटर देन -5, और इसके लिए सिग्मा क्या है, सिग्मा इज लेस देन 5। तो यहाँ दो वैल्यू आ गई, सिग्मा इज ग्रेटर देन 5, सिग्मा इज लेस देन 5। ग्रेटर देन 5 ये रहा, लेस देन 5 ये रहा। तो यहाँ आरओसी कहाँ है, देखो -5 और 5 के बीच में है, तो इसका मतलब दोनों आरओसी एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब इसका लाप्लास भी निकल सकता है, इसकी आरओसी है, इसका लाप्लास भी निकल सकता है। और देखो ये वाला सिस्टम हमारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होता है, माइनस वाला, फिर भी इसकी क्या निकलती है, आरओसी निकल रही है। इसका मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करा जा सकता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये भी फायदा हो सकता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक बहुत बड़ी फाइनाइट रेंज, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी नहीं निकाला जा सकता, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सिस्टम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए लाप्लास की ये फायदा होता है। ये हमने पहले भी बताया था कि लाप्लास का फोरियर पे क्या फायदा है, कि जब फोरियर है तो लाप्लास क्यों निकाला। एक तो सिंपल मेथड है, सिंपली हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, और दूसरी चीज कि लाप्लास की हेल्प से हम फाइनाइट नंबर ऑफ, जिसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी नहीं सॉल्व कर सकते, वो भी लाप्लास से हम क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखो यहाँ आ गया। ये वाले सिग्नल जो होते हैं ना, ये होते हैं बोथ साइडेड, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइडेड, राइट की तरफ जा रहे हैं राइट साइडेड, और जो बीच में आ रहे हैं, जो दो लिमिट के बीच में है, वो होते हैं बोथ साइडेड सिग्नल। तो ये वाला सिग्नल हमारा कौन सा हो गया, बोथ साइडेड सिग्नल। तो यहाँ हमने किसके बारे में बताया आपको, आरओसी के बारे में बताया। चलो अब आरओसी की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता देते हैं। आरओसी की क्या प्रॉपर्टीज है, लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड बता दिया, सिग्मा निकालना सिखा दिया। बहुत डीप में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इतना सिलेबस में आरओसी है,
लेकिन किसमें है, जेड ट्रांसफॉर्म में है। तो यहाँ थोड़ी बहुत इसलिए भी बताई है क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्म में इसका क्या होगा, यूज होगा। तो प्रॉपर्टीज बताते हैं, देखो आरओसी के क्या क्या फायदे होते हैं। जब हम आरओसी निकालते हैं, ये आरओसी जब हमने क्या करी, फाइंड आउट करी, तो इसमें एक चीज के बारे में हमें पता लगता है। आरओसी में क्या पता लगता है, आरओसी में हमें यहाँ प्रॉपर्टीज जब हम आरओसी की देखते हैं कि आरओसी में वैल्यू मान लो हमारी निकल के आई थी S प्लस ए, अभी हमारी निकल के आई थी ना सिग्मा प्लस ए, एस भी एस कह दो, एस के अंदर ही तो सिग्मा है, तो 1/s प्लस ए निकल के आई। तो हमेशा याद रखना नीचे वाला पोल होता है ना, नीचे वाला क्या होता है, पोल होता है। तो पहली कंडीशन ये होती है कि आरओसी में कभी भी कोई पोल नहीं होता। आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल। आरओसी कोई भी पोल क्या नहीं करती, कंटेन नहीं करती। क्यों, अगर कोई पोल ये कंटेन करेगी तो कभी भी हम क्या नहीं निकाल पाएंगे, सिग्मा नहीं निकाल पाएंगे। जैसे आरओसी के पास अगर ये जो पोल की वैल्यू है एस बराबर कितनी है, -a है, एस बराबर कितनी है, -a है, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, -a आ गई, रियल पार्ट है। तो जब मैं यहाँ सिग्मा एस बराबर a रखूंगी, एस बराबर -a की एस की जगह रखूंगी, तो ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा ना। तो इसका तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाएंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो निकलता है वो तो फाइनाइट ही तो निकलता है, इनफाइनाइट थोड़ी निकलता है। इनफाइनाइट से पहले पहले होना चाहिए किसी भी चीज का अगर लाप्लास निकल रहा है। तो यहाँ पर s को अगर मैं s बराबर -a रख दूंगी, -a क्यों, क्योंकि a यहाँ पर क्या है, पोल है। तो अगर मैं पोल की वैल्यू s पे रख दूंगी तो वैल्यू आ जाएगी -इनफाइनाइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आरओसी निकालते हैं तो आरओसी निकालने में हम ये कहते हैं कि आरओसी कभी भी पोल कंटेन नहीं करता। तो यहाँ पर हम जो सिग्मा कहेंगे हमेशा ये कहेंगे ग्रेटर देन ए, लेस देन ए। इसका मतलब जब आरओसी बनाएंगे और हमें कोई पोल ए दे रखा है, ए कोई पोल दे दिया या -a कोई पोल दे दिया, तो हम जो आरओसी हमारी होगी वो a के बराबर में होगी। जस्ट a से नहीं होगी, a पे कंटेन नहीं करेगी, बल्कि a के बराबर में कंटेन करेगी। a से थोड़ा सा हटके इसमें हमारी आरओसी आती है। ऐसे ही अगर पोल -a की तरफ भी है तब भी हमारी जो आरओसी आएगी वो अगर राइट साइडेड होगी तो भी a से थोड़ी अलग आएगी, राइट साइड लेफ्ट साइडेड होगी तो भी a से थोड़ी कहाँ आएगी, अलग आएगी। ए इसमें कंटेन नहीं होगा, ए के जस्ट हल्की सी बराबर में से आएगी। क्योंकि जैसे ही ए आरओसी में आ गई तो तुरंत हमारी लाप्लास इनफाइनाइट आ जाएगा और इसका मतलब उसका लाप्लास फाइंड आउट नहीं करा जा सकता। इसलिए हम पहले ही कह देते हैं कि आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल। अगर पोल कंटेन कर लेगा तो उसका हम लाप्लास फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो एक कंडीशन आरओसी की ये वाली होती है कि आरओसी क्या नहीं करता, कोई भी पोल कंटेन नहीं करता है। ठीक है, फिर अगर कोई हमें क्या दिया है, राइट साइडेड आरओसी है, अगर हमें राइट साइडेड आरओसी दी है तो राइट साइडेड आरओसी कैसी होती है, चाहे कहीं भी कोई पोल दे रखा है, कहीं भी कोई पोल दे रखा है तो जो सबसे राइट वाला पोल होता है उसके राइट तरफ होती है। मान लो यहाँ बहुत सारे पोल दे रखे हैं, पोल 0 कुछ भी, यहाँ हमारे को सिग्मा की बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो यहाँ पे जो पोल दे रखे होंगे उसकी सीधी तरफ राइट तरफ ही आरओसी होगी। ऐसी अगर आरओसी का पोल सबसे राइट वाला इधर है तो जो हमारी आरओसी आएगी वो इसके इधर आएगी। तो जो भी राइट साइडेड पोल होगा, लास्ट आखिरी में राइट साइडेड पोल, उसके राइट में आरओसी आती है, चाहे वो इस वाले प्लेन पे हो लेफ्ट वाली साइड, चाहे राइट वाली साइड प्लेन पे हो। सिर्फ क्या चीज हमें याद रखनी है, राइट साइडेड हमारा जो राइट साइडेड सिग्नल होते हैं या जो हमारी आरओसी होती है उसमें हम क्या चीज कह सकते हैं कि जो राइट सिग्नल में होता है, राइट साइडेड सिग्नल होते हैं, उसकी जो आरओसी होती है वो क्या होती है, जो सबसे राइट वाला पोल होगा, सबसे राइट वाला पोल उसकी राइट साइड होगी। तो मान लो ये वाला पोल है तो इस अब जो कोई भी पोल होंगे वो इधर होंगे। ऐसी राइट साइडेड अगर ये है सिग्नल तो इसमें पोल अब सारे इधर होंगे, आरओसी इसकी इधर होगी। थर्ड पॉइंट, अगर कोई लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल की जो आरओसी होती है वो सबसे लेफ्ट वाले पोल के लेफ्ट तरफ होगी। ठीक है, मान लो लेफ्ट साइडेड सिग्नल कोई है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल कौन सा होता है, ये वाला होता है ना u ऑफ -t, या ये वाला भी लेफ्ट साइडेड हो सकता है या ये वाला भी लेफ्ट साइडेड हो सकता है। जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है वो लेफ्ट साइडेड, जो राइट की तरफ जा रहा है वो राइट साइडेड। ठीक है, तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल की जो आरओसी होती है वो जो सबसे लेफ्ट तरफ का पोल होगा, चाहे वो इधर है या इधर है, ऐसे हैं बहुत सारे पोल,
तो जो सबसे लेफ्ट वाला पोल है उसके लेफ्ट तरफ होगी लेफ्ट साइडेड आरओसी, और जो राइट साइडेड आरओसी है वो राइट वाले पोल के राइट वाले तरफ होगी। पर लेकिन मान लो अगर दो आरओसी ऐसे हैं, एक इधर है एक इधर है, तो ये दोनों आरओसी एक दूसरे को क्या नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो कभी भी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकल सकता। कभी भी दो आरओसी अगर एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उनका कभी भी क्या नहीं निकलता, लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आरओसी के बारे में एक और, कि अगर हमारा सिग्नल है बोथ साइडेड सिग्नल, तो बोथ साइडेड सिग्नल में क्या कहता है, एक स्ट्रिप आती है। स्ट्रिप कैसे, कि एक सिग्नल हमारा इस तरफ है, लेफ्ट साइडेड भी है, तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल भी है और हमारा राइट साइडेड सिग्नल भी है। तो बोथ साइडेड सिग्नल के केस में, हमारा बोथ साइडेड सिग्नल के केस में जो आरओसी आती है वो कहाँ आती है, दोनों सिग्नल के बीच में आती है। तो बोथ साइडेड सिग्नल के केस में जो हमारी आरओसी आएगी बोथ साइडेड में, वो कैसी आएगी, किसी एस प्लेन के बीच में एक स्ट्रिप आएगी। अब जरूरी नहीं है मैंने ऐसे बना दी, ऐसे भी आ सकती है, एक पोल यहाँ है एक पोल यहाँ है, कि मान लो यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो जो हमारी सिग्मा भी निकला था, सिग्मा कैसे भी निकल सकता है, 5 से बड़ा 7 से छोटा, 5 से बड़ा 7 से छोटा, तो एक स्ट्रिप आ गई। यहाँ -5 यहाँ +5 ऐसे भी आ सकती है, और इस तरफ भी आ सकती है ऐसे, इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर कभी भी बोथ साइडेड सिग्नल होते हैं तो आरओसी की एक पट्टी मिलती है, पट्टी का मतलब एक कॉमन मतलब रीजन मिलता है बीच में। और आरओसी अगर बोथ साइडेड में हमारी इस टाइप की आ गई, इस टाइप की मतलब कि जे ओमेगा कॉमन आ गया, अगर कभी भी आरओसी में जे ओमेगा आ जाता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी एग्जाम में अगर पूछ लें तो लिख देना, कि अगर कभी भी आरओसी निकालने में या किसी की आरओसी निकालते जब हैं तो जे ओमेगा अगर वाली एक्सिस आ जाती है तो सिस्टम हमारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल भी होता है और स्टेबल भी होता है। तो स्टेबिलिटी की ये कंडीशन है कि अगर कभी भी आरओसी निकालते वक्त हमारा जे ओमेगा कंटेन कर देता है तो जे ओमेगा वाली कंडीशन में सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, स्टेबल सिस्टम हो जाता है। स्टेबल सिस्टम का हो या एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिस्टम हम कह सकते हैं। किस कंडीशन में, अगर हमारी आरओसी क्या है, आरओसी में हमारा कौन सा सिग्नल भी आ रहा है, कॉमन वाला सिग्नल जे ओमेगा इसमें कंटेन करता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आरओसी के बारे में कुछ पॉइंट, स्ट्रिप बता दी, ये बता दी, बोथ साइडेड सिग्नल बता दिए, और कुछ आरओसी में हमारा नहीं रह गया है। एक पॉइंट चलो इसमें और सुन लो, वैसे तो कंप्लीट ही हो गए हैं सब पॉइंट्स। अगर ये हमारा एक एस प्लेन है, अगर कोई भी हम अगर फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम ये हमेशा याद रखते हैं कि फाइनाइट ड्यूरेशन की कंडीशन में, फाइनाइट ड्यूरेशन की कंडीशन में जो हमारी फाइनाइट ड्यूरेशन की कंडीशन में जो हमारा आरओसी आता है एंटायर एस प्लेन पे आएगा, केवल किसे छोड़कर, कहा था ना इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे कभी भी कोई पोल नहीं आएगा। तो एस की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट और 0, इस वाली तीन जगहों को छोड़कर हमारे कंप्लीट एसआई प्लेन को कौन कंटेन करेगा, आरओसी कंटेन करेगी। तो ये एक और कंडीशन है कि फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए, कि फॉर एनी फाइनाइट ड्यूरेशन आरओसी इज द एंटायर एस प्लेन। फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए आरओसी हमारी कंप्लीट एस प्लेन में होती है, केवल कहाँ, इनफाइनाइट और फाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस और प्लस इनफाइनाइट के बीच में, माइनस इनफाइनाइट तक नहीं जाएगी उसके पहले, प्लस इनफाइनाइट नहीं जाएगी उसके पहले, मतलब माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट को छोड़ के और एस बराबर 0 को छोड़कर सारे एंटायर प्लेन पे एस पे आरओसी क्या करेगी, कंटेन करेगी। तो ये हमारी क्या हो गई, आरओसी की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब आरओसी की प्रॉपर्टीज के बाद और किसमें, स्टेबिलिटी अगर हमें चेक करनी है किसी भी सिस्टम की, अगर हमें क्या करना है, कोई भी सिस्टम चेक करना है कि स्टेबल है या नहीं है, बस आपको क्या चीज़ चेक करनी है, सुन लेना, सिग्मा निकालना, सिग्मा निकालने के बाद आरओसी बनाना,
सिग्मा निकालना, आरओसी बनाना। अगर कभी भी आरओसी जे ओमेगा को कंटेन कर ली किसी भी उसमें, सिग्मा निकालना, चाहे लेफ्ट साइडेड सिग्नल हो, राइट साइडेड सिग्नल हो, बोथ साइडेड सिग्नल हो, एनी टाइप ऑफ सिग्नल हो, सिर्फ ये देखना कि आरओसी जे ओमेगा कंटेन कर रही है या नहीं। अगर आरओसी जे ओमेगा कंटेन करेगी तो जे ओमेगा को कंटेन करने की कंडीशन में तो ये हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर आरओसी सिग्मा मतलब सिग्मा जो है हमारा जे ओमेगा कंटेन नहीं करेगी, उस कंडीशन में हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा। ये कंडीशन हमने क्या रखनी है, याद रखनी है। इसमें एक कंडीशन हमारी और होती है कॉजल और एंटी कॉजल की, ठीक है। हमारी एक चीज इसमें और होती है, अब देख लेते हैं, तुम्हारे सिलेबस में शायद इतना नहीं है, कॉजल एंटी कॉजल भी देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ हो तो देखते हैं, फिर बताते हैं कॉजल एंटी कॉजल, वरना नहीं बताएंगे। पहले देख लेते हैं कोई क्वेश्चन आया हुआ है इसका, यहाँ नहीं आया हुआ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है तो कॉजल एंटी कॉजल यहाँ पे अब नहीं बताएंगे। चलो एंटी कॉजल कॉजल का क्वेश्चन तो नहीं आया, बस डायरेक्ट ऐसे ही पूछा हुआ है तो थोड़ा सा बता देते हैं। अगर हमारी आरओसी राइट साइडेड होती है तो सिस्टम होता है कॉजल। अगर हमारी आरओसी लेफ्ट साइडेड सिग्नल होती है तो सिस्टम हमारा होता है नॉन कॉजल या एंटी कॉजल। एंटी कॉजल याद रखो, कॉजल होगा जब हमारी क्या होगी, सिग्नल हमारे क्या होंगे, राइट साइडेड होंगे। एंटी कॉजल होगा अगर हमारा क्या होगा, सॉरी नॉन कॉजल होगा जब हमारा सिग्नल लेफ्ट साइडेड होगा। कॉजल होगा जब सिस्टम हमारा राइट साइडेड होगा। बस इतना याद रखो। स्टेबल होगा, अगर कोई पूछे कॉजल है स्टेबल है ये बताओ, तो पहले तो देखना सिस्टम राइट साइडेड जा रहा है या नहीं जा रहा। राइट साइडेड के साथ फिर ये देखना जे ओमेगा है या नहीं है। अगर जे ओमेगा कंटेन करेगा तो स्टेबल होगा। लेकिन अगर राइट साइडेड है लेकिन जे ओमेगा नहीं आ रहा है, मान लो इस तरीके से आ गई, तो ये कॉजल तो है, स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आरओसी ऐसे आ गई तो अब कॉजल भी है, स्टेबल भी है। लेकिन अगर आरओसी ऐसे आ गई तो ये एंटी कॉजल तो है, स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आरओसी ऐसे आ गई तो ये एंटी कॉजल भी है, स्टेबल भी है। एक ये पूरी हमारा लाप्लास अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आरओसी अब मैंने पूरी बता दी। अब अगर तुम जेट ट्रांसफॉर्म भी पढ़ोगे ना तो 2 मिनट में आरओसी सारी समझ में आ जाएगी। तो किसी बच्चे को अगर ये वाली आरओसी निकल समझ में आ गई और एग्जाम में आरओसी के बारे में कुछ लिखने को आता है तो ये लिख देना, सब कुछ आरओसी हमारी हो जाएगी। अब एक छोटी सी चीज मैंने पहले भी बताई थी कि अगर कभी भी स्टेबिलिटी चेक करनी है या तो जे ओमेगा से चेक कर लो, जे ओमेगा अगर कंटेन कर रहा है तो स्टेबल है। या सबसे आसान तरीका क्या है सिस्टम को स्टेबल चेक करने का, अपना पोल चेक करो। अगर कभी भी पोल एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में है तो स्टेबल है। लेकिन अगर पोल राइट साइड में आ जाता है, एस प्लेन के राइट में अगर पोल होता है तो सिस्टम हमारा क्या नहीं होता, स्टेबल नहीं होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर पोल हमारे क्या है, राइट साइडेड में है, लेफ्ट में नहीं है, राइट साइड में होता है तो हमारा सिस्टम क्या नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। पर यहाँ पर बस तुम्हें किससे बताना है, जे ओमेगा वाली चीज से बता देना। ये तो मैंने एक शॉर्टकट यहाँ पर बता दिया। इसके साथ हमारा लाप्लास अब पूरी तरीके से खत्म हो गया। लाप्लास में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कंप्लीट लाप्लास बता दिया। तो लाप्लास जितना बताया अगर आप उतना पढ़ोगे तो लाप्लास में से सारे जितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सब आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे अब खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।